अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के कुछ सबसे सफल बिजनेसमैन कभी एमबीए कॉलेज नहीं गए, फिर भी उन्होंने अरबों की कंपनियां खड़ी कर दी, तो क्या तुम यकीन करोगे? देखो, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, अच्छी नौकरी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है, तो एमबीए करो, डिग्री लो, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। लेकिन क्या कभी तुमने रुक कर ये सोचा कि अगर सिर्फ एमबीए करने से ही लोग अमीर बन जाते तो हर साल लाखों एमबीए ग्रेजुएट्स करोड़पति क्यों नहीं बनते? सच तो यह है कि बिजनेस कभी भी क्लासरूम में नहीं चलता। बिजनेस चलता है लोगों के दिमाग में, लोगों की ज़रूरतों में, और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता में। अब ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे महंगी एमबीए डिग्री हो, लेकिन तुम्हें यही ना पता हो कि कोई प्रोडक्ट बिकता क्यों है, कोई इंसान पैसे खर्च क्यों करता है, कोई कस्टमर बार बार वापस क्यों आता है, या कोई कंपनी कुछ ही सालों में ख़त्म क्यों हो जाती है, तो उस डिग्री का आखिर फ़ायदा क्या? और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान बिना कॉलेज जाए सिर्फ इन सवालों के जवाब सीख ले, तो क्या वो एक सफल बिजनेस नहीं बना सकता? यही सवाल जोश काफमैन के दिमाग में भी आया था। उन्होंने देखा कि लाखों लोग एमबीए करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों से, अनुभव से और सही तरीके से सीख कर बिल्कुल फ्री या बहुत कम खर्च में सीखी जा रही हैं। इसी सोच से पैदा हुई एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में एमबीए को देखने का नज़रिया बदल दिया, द पर्सनल एमबीए। लेकिन ध्यान रखना, ये किताब तुम्हें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें बिजनेस को समझना सिखाती है। ये तुम्हें पैसा कमाने की ट्रिक नहीं देती, ये तुम्हें पैसा कैसे काम करता है ये समझाती है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है। अगर तुम नौकरी करते हो, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम फ्रीलांसर हो, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो ये किताब तुम्हारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि आखिर में हर इंसान किसी न किसी रूप में अपनी वैल्यू बेच ही रहा होता है। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपनी स्किल, कोई अपनी नॉलेज और कोई अपना प्रोडक्ट। इस वीडियो के आखिर तक तुम सिर्फ बिजनेस नहीं सीखोगे, बल्कि तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि आज से पहले शायद तुम सोचते थे कि बिजनेस मतलब कंपनी, ऑफिस, स्टाफ और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस किताब के बाद तुम्हें समझ आएगा कि बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से होती है, मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? और जिस दिन तुमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट एमबीए। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम निकाल दो। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, ज्यादा पैसा कमाना है, बिजनेस करना है या लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो एमबीए करो। ऐसा लगता है जैसे एमबीए कोई जादुई चाबी है जो तुम्हारे लिए सक्सेस का दरवाजा खोल देगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलो, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अगर एमबीए ही सक्सेस की गारंटी होता, तो हर साल लाखों एमबीए ग्रेजुएट्स निकलते हैं, क्या उन सब की करोड़ों की कंपनियां होती? क्या उनमें से हर इंसान फाइनेंशियली फ्री होता? क्या कोई भी नौकरी के लिए इंटरव्यू के पीछे नहीं भाग रहा होता? बिल्कुल नहीं। अब दूसरी तरफ देखो, दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों को देखो। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी एमबीए नहीं किया, फिर भी उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एमबीए बेकार है, नहीं। एमबीए तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो चीजें सिर्फ एमबीए से ही सीखी जा सकती हैं? यही से इस किताब की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों ने एमबीए को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है। लोग डिग्री को स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही डिग्री हाथ में आएगी, पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। सोचो, अगर कोई इंसान बिजनेस की हर किताब पढ़ ले, हर थ्योरी याद कर ले, लेकिन उसे किसी कस्टमर से बात करना नहीं आता, उसे अपनी बात बेचना नहीं आता, उसे लोगों की जरूरत समझनी नहीं आती, तो क्या वो सफल बिजनेस बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान सिर्फ एक स्किल सीख ले, जैसे लोगों की प्रॉब्लम समझना, उन्हें सॉल्यूशन देना, भरोसा बनाना और लगातार वैल्यू क्रिएट करना, तो उसके पास चाहे कोई डिग्री हो या ना हो, उसके सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती आज की एजुकेशन सिस्टम भी करती है। वो तुम्हें एग्जाम पास करना सिखाती है, लेकिन कस्टमर को समझना नहीं। वो तुम्हें नोट्स याद करना सिखाती है,
लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है ये नहीं। वो तुम्हें मार्क्स दिला सकती है, लेकिन मार्केट नहीं। और बिजनेस में मार्क्स नहीं, मार्केट जीतता है। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शानदार डिग्री है, लेकिन वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज भी मुश्किल से पूरा किया, लेकिन आज हजारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। फर्क कहां है? फर्क डिग्री में नहीं, फर्क स्किल्स में है। क्योंकि मार्केट कभी तुम्हारी डिग्री देखकर पैसे नीड्स देता। मार्केट सिर्फ एक चीज के लिए पैसे देता है, और वो है तुम्हारी वैल्यू। अगर तुम किसी इंसान की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार है, तो तुम्हारे पास पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम सिर्फ डिग्री लेकर बैठे हो और किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो तुम्हारी डिग्री सिर्फ दीवार पर टंगी एक फ्रेम बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि लेखक बार बार एक बात दोहराते हैं, स्किल्स ऑलवेज बीट सर्टिफिकेट्स। पहले ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ गए तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। मान लो दो लोग हैं। पहले इंसान के पास MBA की डिग्री है, लेकिन उसे सेल्स नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आता, नेगोशिएशन नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती। दूसरे इंसान के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उसे लोगों को समझना आता है, भरोसा बनाना आता, प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और वैल्यू देना आता है। अब सच सच बताना, 5 साल बाद इनमें से ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? मार्केट का जवाब हमेशा दूसरे इंसान के पक्ष में होगा, क्योंकि मार्केट कभी डिग्री नहीं खरीदता, मार्केट हमेशा रिजल्ट खरीदता है। और यही इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, अगर तुम्हें बिजनेस समझना है, अगर तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले डिग्री के पीछे भागना बंद करो और स्किल्स के पीछे भागना शुरू करो। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर डिग्री सबसे जरूरी नहीं है, तो फिर आखिर बिजनेस होता क्या है? और क्यों कुछ बिजनेस कुछ ही महीनों में बंद हो जाते हैं, जबकि कुछ छोटी शुरुआत करके पूरी दुनिया पर राज करने लगते हैं? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। Chapter 2. What is business? अगर मैं तुमसे अभी इसी वक्त पूछूं कि बिजनेस आखिर होता क्या है, तो शायद तुम बोलोगे प्रोडक्ट बेचना, कोई बोलेगा दुकान खोलना, कोई कहेगा इन्वेस्टमेंट करना, और कुछ लोग तो सीधा बोल देंगे ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन अगर बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम होता, तो दुनिया की लाखों दुकानें बंद क्यों हो जाती? अगर बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम होता, तो करोड़ों की फंडिंग लेने वाली कंपनियां दिवालिया क्यों हो जाती? और अगर बिजनेस सिर्फ आइडिया का खेल होता, तो सबसे अच्छे आइडिया वाले लोग सबसे अमीर क्यों नहीं हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिजनेस को गलत समझते हैं, और जब शुरुआत ही गलत समझ से होती है, तो अंत भी अक्सर फेलियर पर जाकर खत्म होता है। इस चैप्टर के बाद तुम बिजनेस को उस नजर से देखोगे जिस नजर से दुनिया के सबसे सफल बिजनेस ओनर्स देखते हैं। क्योंकि बिजनेस कोई दुकान नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई लोगो नहीं, और ना ही कोई वेबसाइट। बिजनेस असल में एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी इंसान की समस्या को हल करता है और बदले में वैल्यू प्राप्त करता है। अब इस बात को एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लो सुबह सुबह तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन खाना नहीं है। उसी समय एक व्यक्ति तुम्हारे सामने गरम गरम नाश्ता लेकर आता है। तुम उसे पैसे देते हो और वो तुम्हें खाना देता है। अब सोचो, यहां असली एक्सचेंज क्या हुआ? क्या पैसे बिके? नहीं। क्या खाना बिक गया? नहीं। असल में एक समस्या का समाधान हुआ। तुम्हारी भूख खत्म हुई और उसके बदले उसने पैसा कमाया। यही बिजनेस है। बिजनेस इज सिंपली क्रिएटिंग वैल्यू एंड एक्सचेंजिंग इट। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। अगर तुमने इसे समझ लिया, तो आगे के सारे चैप्टर्स अपने आप समझ आने लगेंगे। अब लेखक कहते हैं, दुनिया का हर बिजनेस, चाहे वो अमेज़न हो, एप्पल हो, टेस्ला हो या तुम्हारे मोहल्ले की छोटी सी चाय की दुकान, सबके अंदर सिर्फ 5 चीजें होती हैं। अगर ये 5 चीजें मौजूद हैं, तो बिजनेस चल सकता है। अगर इनमें से सिर्फ एक भी टूट जाए, तो पूरा बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब इन 5 चीजों को ध्यान से समझो। पहली, वैल्यू क्रिएशन, यानी तुम आखिर बना क्या रहे हो? तुम कौन सी समस्या सॉल्व कर रहे हो? अगर किसी को तुम्हारी चीज की जरूरत ही नहीं, तो दुनिया की सबसे शानदार मार्केटिंग भी तुम्हें नहीं बचा सकती। दूसरी, मार्केटिंग,
लोगों को पता ही नहीं कि तुम मौजूद हो तो कोई खरीदेगा कैसे। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। सच तो फिर कितने शानदार प्रोडक्ट्स आज भी गोदाम में धूल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि वो मौजूद हैं। मार्केटिंग लोगों का ध्यान खींचने की कला है। तीसरी, सेल्स। मान लो लोग तुम्हें जानते हैं, उन्हें तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद भी है, लेकिन फिर भी वो खरीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें खरीदने का कारण नहीं मिला। यही सेल्स काम आती है। सेल्स किसी को मजबूर करना नहीं है, बल्कि उसे इतना क्लियर कर देना है कि उसके लिए खरीदना आसान हो जाए। चौथी, वैल्यू डिलीवरी, यानी जो वादा किया था क्या वो पूरा किया। अगर ग्राहक ने पैसे दिए लेकिन एक्सपीरियंस खराब मिला तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और याद रखना, एक नया कस्टमर लाना पुराने कस्टमर को बनाए रखने से हमेशा ज्यादा महंगा होता है। इसलिए बिजनेस सिर्फ बेचने से नहीं चलता, डिलीवर करने से चलता है। और पांचवी, फाइनेंस। यही वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा लोग हारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सेल्स ज्यादा मतलब बिजनेस सफल। लेकिन अगर हर सेल पर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो ज्यादा सेल्स तुम्हें और जल्दी दिवालिया बना देंगी। इसलिए कैश फ्लो, प्रॉफिट, कॉस्ट, ये सिर्फ अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं, हर बिजनेस ओनर की भाषा है। अब एक सवाल, अगर ये 5 चीजें हर बिजनेस में होती हैं तो फिर ज्यादातर बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं? यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। लोग सोचते हैं बिजनेस पैसे की वजह से फेल होता है, लेकिन लेखक कहते हैं पैसा अक्सर आखिरी समस्या होती है। असल समस्या उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। कई लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी को चाहिए ही नहीं। कुछ लोग मार्केटिंग नहीं करते, कुछ सेल्स से डरते हैं, कुछ कस्टमर को खराब एक्सपीरियंस देते हैं और कुछ पैसे संभालना नहीं जानते। मतलब समस्या बिजनेस में नहीं, सिस्टम में होती है। अब सोचो, अगर एक कार के 5 पहिए होते और उनमें से सिर्फ एक पहिया निकल जाए तो क्या कार चल पाएगी? नहीं। बिल्कुल यही बिजनेस के साथ होता है। एक भी हिस्सा कमजोर तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे गिरने लगता है। और यही कारण है कि सिर्फ मेहनत बिजनेस नहीं बनाती, सही सिस्टमलेस बिजनेस बनाता है। अब यहां एक ऐसी बात आती है जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। लेखक कहते हैं अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर रहा हूं? ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कितना पैसा कमाऊंगा, उन्होंने पूछा मैं कितनी वैल्यू क्रिएट करूंगा। क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू का साइड इफेक्ट होता है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा इनाम, जितने ज्यादा लोगों की समस्या उतना बड़ा बिजनेस। और यही सोच एक छोटे दुकानदार और एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर में फर्क पैदा करती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक सिर्फ इतना है, बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू सो यूजफुल दैट पीपल हैप्पीली एक्सचेंज देयर मनी फॉर इट। जिस दिन तुमने बिजनेस को इस नजर से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं बल्कि वैल्यू बनाने वाला इंसान बन जाओगे। और यही हर महान बिजनेस की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं आखिर लोग किसी चीज के पैसे क्यों देते हैं, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा क्योंकि उन्हें वो चीज पसंद आती है। कोई बोलेगा क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की होती है, और कुछ लोग कहेंगे क्योंकि उसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर सिर्फ अच्छी क्वालिटी बिकती तो दुनिया के हजारों शानदार प्रोडक्ट्स आज भी गोदाम में पड़े क्यों हैं? अगर सिर्फ ब्रांडिंग बिकती तो बिना किसी विज्ञापन के छोटे छोटे लोकल बिजनेस सालों तक कैसे चलते रहते हैं? सच्चाई कुछ और है। लोग कभी भी किसी प्रोडक्ट के पैसे नहीं देते, लोग पैसे देते हैं अपनी समस्या खत्म करने के लिए। याद रखना, दुनिया में हर ट्रांजैक्शन किसी ना किसी दर्द से शुरू होती है। भूख लगी है तो खाना खरीदोगे, समय नहीं है तो टैक्सी बुक करोगे, बोर हो रहे हो तो नेटफ्लिक्स चलाओगे, फिट नहीं हो तो जिम ज्वाइन करोगे, अकेलापन महसूस हो रहा है तो सोशल मीडिया खोलोगे। ध्यान दिया? हर जगह पहले समस्या आई, फिर समाधान आया और उसके बाद पैसा। यही है वैल्यू क्रिएशन। और लेखक कहते हैं जिस इंसान को समस्याएं दिखाई देने लगती हैं वही असली बिजनेसमैन बनना शुरू करता है। बाकी लोग
सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं। एक उदाहरण सोचो, दो लोग सड़क पर चल रहे हैं। दोनों ने देखा लोग धूप में खड़े होकर ठंडा पानी ढूंढ रहे हैं। पहला इंसान सोचता है बेचारे लोगों को बहुत गर्मी लग रही है। दूसरा इंसान सोचता है अगर मैं यहां ठंडे पानी की मशीन लगा दूं तो लोग खुशी खुशी पैसे देंगे। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन एक ने सिर्फ समस्या देखी, दूसरे ने अवसर। यही फर्क है कंज्यूमर और एंटरप्रेन्योर में। अब यहां लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो हर बिजनेस की जड़ है। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी बिजनेस तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू नहीं जोड़ता। लेकिन वैल्यू आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट? नहीं। क्या सिर्फ सर्विस? नहीं। असल में वैल्यू का मतलब है किसी इंसान की जिंदगी को पहले से बेहतर बना देना। और इसे करने के कई तरीके हैं। लेखक बताते हैं दुनिया में वैल्यू क्रिएट करने के कई अलग अलग रूप होते हैं। कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई पुरानी चीज को बेहतर बना देता है, कोई समय बचाता है, कोई मेहनत कम कर देता है, कोई रिस्क कम कर देता है, कोई लोगों को मनोरंजन देता है, कोई शिक्षा देता है, कोई सुरक्षा देता है, कोई सुविधा देता है। और यही वजह है कि हर सफल बिजनेस एक जैसी चीज नहीं बेचता। Amazon सुविधा बेचता है, गूगल जानकारी तक पहुंच आसान बनाता है, नेटफ्लिक्स मनोरंजन देता है, उबर समय बचाता है और डॉक्टर स्वास्थ्य बेहतर करते हैं। सबका प्रोडक्ट अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, सब वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वैल्यू इतनी जरूरी है तो फिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट की जरूरत का नहीं। वो सोचते हैं मुझे ये आइडिया अच्छा लगा इसलिए दुनिया भी इसे पसंद करेगी। लेकिन बिजनेस तुम्हारी पसंद पे नहीं चलता, कस्टमर की जरूरत पे चलता है। याद रखना, लोग तुम्हारी मेहनत नहीं खरीदते, लोग अपना फायदा खरीदते हैं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उनकी जिंदगी आसान नहीं बना रहा तो चाहे तुमने उस पर 5 साल क्यों ना लगाए हो, दुनिया उसे इग्नोर कर देगी। अब यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कौन खरीदेगा। लेकिन लेखक कहते हैं उल्टा करो, पहले यह पता लगाओ लोग किस चीज से परेशान हैं, फिर उसका समाधान बनाओ। यही कारण है कि सबसे सफल बिजनेस आइडिया से नहीं, ऑब्जर्वेशन से पैदा होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास हर दिन सैकड़ों बिजनेस आइडियाज घूम रहे हैं। कई लोग लाइन में खड़े हैं, मतलब समय की समस्या है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी की समस्या है। कई लोग कंफ्यूज हैं, मतलब जानकारी की कमी है। जहां समस्या है वहीं बिजनेस है। अब सोचो, अगर दुनिया में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो क्या कोई बिजनेस बचेगा? शायद नहीं। इसलिए एंटरप्रेन्योर समस्याओं से भागता नहीं, उन्हें ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है हर समस्या के अंदर एक नया अवसर छिपा हुआ है। अब लेखक एक और जबरदस्त बात बताते हैं। वो कहते हैं लोग सिर्फ लॉजिक से खरीदारी नहीं करते, इमोशन हमेशा लॉजिक से पहले आता है। इसलिए अगर तुम्हारा समाधान लोगों को अच्छा महसूस करवाता है, उनका डर कम करता है, उनकी इज्जत बढ़ाता है, उनका समय बचाता है या उनकी जिंदगी आसान बनाता है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना, प्रोडक्ट की कीमत उसकी लागत तय नहीं करती, उसकी कीमत लोगों के लिए उसकी वैल्यू तय करती है। एक पानी की बोतल घर पर 20 रुपए की है, लेकिन अगर वही बोतल रेगिस्तान में मिले तो कोई उसके लिए 500 रुपए भी देने को तैयार हो जाएगा। पानी वही है, लेकिन वैल्यू बदल गई। यही बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सबक सुनो। अगर तुम जिंदगी में कभी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले यह मत सोचो मैं क्या बेचूं। पहले यह सोचो लोग किस दर्द में जी रहे हैं जिसे मैं खत्म कर सकता हूं। जिस दिन तुमने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बाकी लोगों से अलग सोचना शुरू कर दोगे। क्योंकि दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन असली बिजनेसमैन वैल्यू के पीछे भागता है। और मजेदार बात यह है
जो जितनी ज्यादा वैल्यू बनाता है, पैसा आखिरकार उसी के पीछे भागता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। नेवर चेज मनी, क्रिएट वैल्यू एंड मनी विल इवेंचुअली फॉलो। चैप्टर 4, द पावर ऑफ मार्केटिंग। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं मार्केटिंग क्या होती है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा एड्स चलाना। कोई बोलेगा इंस्टाग्राम पर रील्स डालना। कोई कहेगा फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन अगर मार्केटिंग सिर्फ एड्स चलाने का नाम होती तो करोड़ों रुपए खर्च करने वाली कंपनियां फेल क्यों हो जाती हैं? और अगर एड्स ही सब कुछ होते तो बिना एक भी एडवर्टाइजमेंट चलाए कुछ बिजनेस सालों तक कैसे चलते रहते हैं? सच्चाई ये है, मार्केटिंग का मतलब बेचने की कोशिश करना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है लोगों का ध्यान जीतना। और आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं, बिटकॉइन नहीं, बल्कि अटेंशन है। क्योंकि जिसके पास लोगों का अटेंशन है उसी के पास इन्फ्लुएंस है, और जिसके पास इन्फ्लुएंस है उसी के पास पैसा आने के सबसे ज्यादा मौके हैं। जरा अपने फोन के बारे में सोचो। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, न्यूज, रील्स, नोटिफिकेशंस। पूरा दिन हजारों कंपनियां तुम्हारा सिर्फ एक काम चाहती हैं, तुम्हारा अटेंशन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने तुम्हारा अटेंशन जीत लिया तो एक दिन तुम्हारा पैसा भी जीत सकते हैं। यही मार्केटिंग है। मार्केटिंग लोगों के दिमाग में जगह बनाने की कला है। अब एक सवाल, मान लो तुमने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। क्वालिटी शानदार है, प्राइस भी सही है, कस्टमर को फायदा बदी होगा, लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो प्रोडक्ट गोदाम में पड़ा रहेगा। याद रखना, अ ग्रेट प्रोडक्ट दैट नोबडी नोज अबाउट इज स्टिल इनविजिबल। यही वजह है कि दुनिया के हजारों शानदार आइडिया कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया लेकिन ऑडियंस नहीं बनाई। अब यहां लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को समझनी चाहिए। वो कहते हैं मार्केटिंग की शुरुआत प्रोडक्ट बनने के बाद नहीं होती, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू होती है। मतलब? इसका मतलब सबसे पहले यह समझो तुम्हारा कस्टमर कौन है, वो किस प्रॉब्लम से परेशान है, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, उसकी सबसे बड़ी फियर क्या है, उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है। जब तक तुम इंसानों को नहीं समझोगे तब तक उन्हें कुछ भी बेच नहीं पाओगे। याद रखना, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय बेटर वर्जन्स ऑफ देयर लाइफ। कोई परफ्यूम नहीं खरीदता, वो कॉन्फिडेंस खरीदता है। कोई जिम मेंबरशिप नहीं खरीदता, वो बेटर बॉडी खरीदता है। कोई एक्सपेंसिव वॉच नहीं खरीदता, वो स्टेटस खरीदता है। कोई कोर्स नहीं खरीदता, वो फ्यूचर खरीदता है। और यही समझ मार्केटिंग की असली ताकत है। अब सोचो, एप्पल हर साल नया आईफोन लॉन्च करता है। क्या हर साल टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल जाती है? नहीं। फिर भी लाखों लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, एप्पल आइडेंटिटी बेचता है, फीलिंग बेचता है, एक्सपीरियंस बेचता है, स्टेटस बेचता है। यही मार्केटिंग है। अब यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब हर किसी को अपना कस्टमर बनाना, लेकिन लेखक कहते हैं अगर तुम सबको टारगेट कर रहे हो तो असल में तुम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे। मान लो तुम्हारे पास रनिंग शूज हैं, क्या तुम उन्हें क्रिकेटर को बेचोगे, स्विमर को बेचोगे, या उस इंसान को जो मैराथन की तैयारी कर रहा है? जवाब साफ है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी वही खरीदेगा। इसलिए मार्केटिंग का पहला नियम है नो एग्जैक्टली हु यू सर्व। अब दूसरा नियम, लोग फीचर्स नहीं खरीदते, बेनिफिट्स खरीदते हैं। उदाहरण, मान लो तुम मोबाइल बेच रहे हो। अगर तुम बोलो इसमें 5000 mAh बैटरी है तो शायद सामने वाला ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बोलो इस फोन को एक बार चार्ज करो और पूरा दिन चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्क महसूस हुआ? पहले फीचर था, दूसरे में बेनिफिट था, और इंसान हमेशा बेनिफिट खरीदता है। अब तीसरी सबसे जरूरी बात, ट्रस्ट। अगर लोग तुम पर भरोसा नहीं करते तो चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो खरीदेंगे नहीं। इसलिए मार्केटिंग का सबसे बड़ा काम अटेंशन लेना नहीं, ट्रस्ट बनाना है। और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, बार बार वैल्यू देने से बनता है। इसलिए सक्सेसफुल ब्रांड्स सिर्फ बेचते नहीं, पहले सिखाते हैं, हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, और फिर धीरे धीरे लोग खुद उन पर भरोसा करने लगते हैं। अब सोचो, तुम YouTube पर किसी क्रिएटर की वीडियोस महीनों से देख रहे हो। उसने तुम्हारी कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। अब अगर वो कोई कोर्स लॉन्च करता है तो क्या तुम खरीदने के बारे में सोचोगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट पहले बन चुका है। यही ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। अब लेखक एक और जबरदस्त बात बताते हैं। वो कहते हैं
मार्केटिंग का गोल प्रोडक्ट बेचना नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग का गोल होना चाहिए राइट पर्सन तक राइट मैसेज पहुंचाना। अगर मैसेज सही है, ऑडियंस सही है, टाइमिंग सही है, तो सेल्स अपने आप आसान हो जाती है। अब इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर दिन लोगों का अटेंशन कंज्यूम करते हैं। दूसरे, जो हर दिन लोगों का अटेंशन अर्न करते हैं। पहली कैटेगरी पूरी जिंदगी स्क्रॉल करती रहती है। दूसरी कैटेगरी पूरी जिंदगी ब्रांड बनाती रहती है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी कैटेगरी में जाना होगा। याद रखना, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जिस दिन तुम लोगों का अटेंशन जीतना सीख गए, उसी दिन बिजनेस का आधा गेम जीत चुके हो। क्योंकि जिसे लोग जानते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भरोसा करते हैं उसी से खरीदते हैं। यही मार्केटिंग का असली मतलब है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं सेल्स क्या होती है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा लोगों को कन्विंस करना। कोई बोलेगा किसी को सामान बेच देना, और कुछ लोग तो सीधा कह देंगे भाई सेल्स मतलब लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाना। लेकिन अगर सेल्स सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का नाम होती, तो दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन बार बार करोड़ों लोगों का भरोसा कैसे जीत लेते। अगर सेल्स सिर्फ चालाकी होती, तो लोग एक बार खरीदते, दूसरी बार कभी वापस नहीं आते। सच्चाई यह है, सेल्स इज नॉट मैनिपुलेशन। सेल्स एक इंसान की प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बीच का पुल है। अगर सामने वाले को सच में तुम्हारी चीज की जरूरत है और तुम उसे साफ तरीके से समझा देते हो, तो वो मैनिपुलेशन नहीं, सर्विस है। जरा सोचो, तुम बीमार हो, डॉक्टर तुम्हें दवाई लेने के लिए कहता है। क्या डॉक्टर तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? नहीं, वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ठीक उसी तरह, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सच में किसी की जिंदगी बेहतर बना सकता है, तो उसे खरीदने के लिए कहना गलत नहीं है। गलत तब है जब तुम ऐसी चीज बेच रहे हो जिससे सामने वाले का फायदा ही नहीं होगा। यही फर्क है एक अच्छे सेल्समैन और एक फ्रॉड में। अब लेखक कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग सेल्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर सामने वाले ने नो बोल दिया तो शायद मैं अच्छा चेंजेस हूं। लेकिन एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन नो को पर्सनल नहीं लेता। वो जानता है हर नो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। मतलब या तो सामने वाले को जरूरत नहीं थी, या ट्रस्ट नहीं था, या टाइमिंग सही नहीं थी, या उसने वैल्यू समझे ही नहीं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग प्रोडक्ट बेचने लगते हैं जबकि उन्हें प्रॉब्लम बेचनी चाहिए। मतलब मान लो तुम एक वाटर फिल्टर बेच रहे हो। अगर तुम बोलोगे सर इसमें 5 स्टेज प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो शायद सामने वाला इंप्रेस ना हो। लेकिन अगर तुम बोलो अगर आपके घर का पानी साफ नहीं है तो धीरे धीरे पूरी फैमिली की हेल्थ खराब हो सकती है, और यही फिल्टर उस रिस्क को खत्म करता है। अब बात अलग लग रही है। क्यों? क्योंकि इंसान फीचर्स नहीं खरीदता, अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खरीदता है। याद रखना, पीपल डोंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, दे केयर अबाउट व्हाट योर प्रोडक्ट कैन डू फॉर देम। अब लेखक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रस्ट। सोचो, 2 लोग तुम्हें बिल्कुल एक जैसा लैपटॉप बेच रहे हैं। पहले इंसान पर तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, दूसरा तुम्हारा 5 साल पुराना दोस्त है। तुम किससे खरीदोगे? जवाब आसान है, ट्रस्ट प्राइस से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए सक्सेसफुल बिजनेसेस पहले ट्रस्ट कमाते हैं, फिर सेल्स करते हैं। यही वजह है कि कंटेंट मार्केटिंग इतनी पावरफुल है। जब कोई क्रिएटर महीनों तक फ्री वैल्यू देता है, तो धीरे धीरे लोग उसे एक्सपर्ट मानने लगते हैं। और जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसे लोगों को पुश नहीं करना पड़ता, लोग खुद खरीद लेते हैं, क्योंकि डिसीजन पहले ही बन चुका होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। हर कस्टमर खरीदने से पहले कुछ ना कुछ सोचता है। महंगा है, बाद में खरीदूंगा, मुझे सोचने दो, जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं ऑब्जेक्शन मतलब सामने वाला इंटरेस्टेड है। अगर उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता तो वो बात ही खत्म कर देता। इसलिए ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, उसे समझना है।
अगर कोई कहता है ये बहुत महंगा है, तो शायद उसे प्राइस नहीं, वैल्यू समझ नहीं आई। अगर कोई कहता है मैं बाद में सोचूंगा, तो शायद उसे अर्जेंसी महसूस नहीं हुई। अगर कोई कहता है मुझे भरोसा नहीं है, तो शायद तुम्हें और प्रूफ दिखाने की जरूरत है। याद रखना, हर ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन है जिसका अभी तक सही आंसर नहीं मिला। अब आते हैं क्लोजिंग साइकोलॉजी पर। बहुत लोग सोचते हैं क्लोजिंग मतलब प्रेशर डालकर डील कंप्लीट कर देना, लेकिन असल क्लोजिंग बहुत पहले शुरू हो जाती है। जब तुमने ट्रस्ट बनाया, जब तुमने सामने वाले की प्रॉब्लम समझी, जब तुमने सॉल्यूशन दिखाया और जब उसे यकीन हो गया कि यही सही डिसीजन है, उसके बाद क्लोजिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। इसलिए बेस्ट सेल्स पीपल क्लोजिंग पर फोकस नहीं करते, वो कॉन्वर्सेशन पर फोकस करते हैं। अब लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। वो कहते हैं अगर तुम्हें सेल्स सीखनी है तो पहले लिसनिंग सीखो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बोलता है वो हमेशा सबसे ज्यादा नहीं बेचता। जो सबसे ज्यादा सुनता है वो सबसे ज्यादा बेचता है। क्यों? क्योंकि जब तुम सुनते हो तब तुम्हें सामने वाले की असली प्रॉब्लम पता चलती है, और जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो सॉल्यूशन देना आसान हो जाता है। यही कारण है कि महान सेल्स पीपल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, स्पीच कम देते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, सेल्स लोगों को फोर्स करना नहीं है, सेल्स लोगों को क्लैरिटी देना है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सच में उनकी जिंदगी बेहतर बना सकता है तो उसे खरीदने में उनकी मदद करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उनके किसी काम का नहीं तो उसे बेचने की कोशिश करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, द बेस्ट सेल्स पर्सन डजंट सेल, ही हेल्प्स पीपल मेक बेटर डिसीजंस। और यही वजह है कि जिन लोगों को सेल्स आ जाती है उन्हें जिंदगी में कभी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेस, हर करियर, हर स्टार्टअप और लगभग हर सक्सेस आखिरकार एक ही स्किल पर आकर टिकती है, द एबिलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट एंड कम्युनिकेट वैल्यू। यही है सेल्स की असली ताकत। चैप्टर 6, डिलीवरिंग एक्सेप्शनल वैल्यू। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं बिजनेस में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो शायद तुम बोलोगे प्रोडक्ट बनाना, कोई कहेगा मार्केटिंग करना, कोई बोलेगा सेल्स करना। लेकिन लेखक कहते हैं ये तीनों मुश्किल हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा मुश्किल एक चीज है, कस्टमर को वही एक्सपीरियंस देना जिसका तुमने वादा किया था। यही है वैल्यू डिलीवरी, और यहीं पर अधिकतर बिजनेस जीतते भी हैं और हारते भी। सोचो, तुमने ऑनलाइन एक फोन ऑर्डर किया, वेबसाइट पर फोटो शानदार थी, रिव्यूज भी अच्छे थे, डिलीवरी फास्ट लिखी थी, लेकिन जब प्रोडक्ट तुम्हारे घर पहुंचा तो बॉक्स टूटा हुआ था, फोन पर स्क्रैच था, कस्टमर सपोर्ट फोन नहीं उठा रहा। अब बताओ, क्या तुम दोबारा उस ब्रांड से खरीदोगे? शायद नहीं। ध्यान देना, प्रोडक्ट खराब नहीं था, एक्सपीरियंस खराब था, और बिजनेस एक्सपीरियंस पर चलता है। यही वजह है कि कई एवरेज प्रोडक्ट्स सालों तक बिकते रहते हैं और कई अमेजिंग प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, एक्सपीरियंस नहीं। अब लेखक कहते हैं हर कस्टमर अपने दिमाग में एक प्रॉमिस लेकर आता है। वो सोचता है मैंने पैसे दिए हैं, अब मुझे इसके बदले क्या मिलने वाला है। अगर रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकलती है तो कस्टमर खुश हो जाता है। अगर रियलिटी एक्सपेक्टेशन से नीचे निकलती है तो कस्टमर हमेशा के लिए चला जाता है। बिजनेस में प्रॉफिट कस्टमर की खुशी के बाद आता है, पहले एक्सपीरियंस, फिर रेवेन्यू। अब एक सवाल, Amazon आज इतना बड़ा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा हैं? नहीं। लोग Amazon पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ऑर्डर टाइम पर आएगा। अगर प्रॉब्लम हुई तो रिटर्न आसान होगा, रीफंड मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। मतलब उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने रिलायबिलिटी बेची, और रिलायबिलिटी वैल्यू डिलीवरी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
अब लेखक एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं। वो कहते हैं एवरी सेल क्रिएट्स अ प्रॉमिस, और हर प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। अगर तुमने कहा 24 घंटे में डिलीवरी होगी तो 24 घंटे में होनी चाहिए। अगर तुमने कहा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा तो मिलना चाहिए। अगर तुमने कहा क्वालिटी बेस्ट होगी तो सच में होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में सबसे महंगा नुकसान पैसे का नहीं होता, ट्रस्ट का होता है। एक बार ट्रस्ट टूट गया तो कस्टमर वापस नहीं आता। अब यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कस्टमर ने पेमेंट कर दी, काम खत्म। लेकिन असल काम पेमेंट के बाद शुरू होता है। यही कारण है कि महान कंपनीज आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस पर इतना पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि एक हैप्पी कस्टमर सिर्फ दोबारा नहीं खरीदता, वो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करता है। और याद रखना, सबसे पावरफुल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं, सैटिस्फाइड कस्टमर होता है। अब सोचो, तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना अच्छा था, लेकिन वेटर बदतमीज था, टेबल गंदी थी, ऑर्डर लेट आया। क्या तुम दोबारा जाओगे? शायद नहीं। अब दूसरा रेस्टोरेंट सोचो, खाना अच्छा, स्टाफ रिस्पेक्टफुल, सर्विस फास्ट, एनवायरनमेंट क्लीन। अब तुम दोबारा भी जाओगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे। यही है कस्टमर एक्सपीरियंस। और कस्टमर एक्सपीरियंस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता, हर छोटी चीज से बनता है। फोन उठाने का तरीका, ईमेल का रिप्लाई, पैकेजिंग, डिलीवरी, सपोर्ट, फॉलो अप, सब कुछ एक्सपीरियंस का हिस्सा है। अब लेखक एक और बड़ी बात बताते हैं। बिजनेस को हमेशा सिस्टम पर चलना चाहिए, किसी एक इंसान पर नहीं। सोचो, अगर किसी रेस्टोरेंट का ओनर एक दिन ना आए और पूरा बिजनेस रुक जाए तो वो बिजनेस नहीं, जॉब है। लेकिन अगर ओनर छुट्टी पर चला जाए और बिजनेस पहले की तरह चलता रहे तो समझो सिस्टम बन चुका है। याद रखना, सिस्टम्स क्रिएट कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी कस्टमर ट्रस्ट बनाती है। इसलिए हर सक्सेसफुल बिजनेस बार बार वही अच्छा एक्सपेक्टेशन देने की कोशिश करता है, क्योंकि कस्टमर सरप्राइज से ज्यादा रिलायबिलिटी पसंद करता है। अब लेखक एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशन प्लस कंसिस्टेंसी बराबर ट्रस्ट, और ट्रस्ट बराबर लॉन्ग टर्म बिजनेस। अब इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, बिजनेस का गोल सिर्फ कस्टमर बनाना नहीं है, बिजनेस का गोल लॉयल कस्टमर बनाना है। ऐसा कस्टमर जो बार बार वापस आए, जो बिना डिस्काउंट के खरीदे, जो दूसरों को रेकमेंड करे। और ऐसा तभी होगा जब तुम हर बार अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। याद रखना, मार्केटिंग कस्टमर को दरवाजे तक लाती है, सेल्स उसे अंदर लाती है, लेकिन वैल्यू डिलीवरी ही तय करती है कि कस्टमर वापस आएगा या नहीं। और जिस बिजनेस के कस्टमर्स वापस आते रहते हैं उसे हर महीने नए कस्टमर्स के पीछे भागना नहीं पड़ता। यही लॉन्ग टर्म बिजनेस की असली ताकत है। नेवर फोकस ओनली ऑन मेकिंग द सेल, फोकस ऑन क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस पीपल नेवर वांट टू लीव। यही है वैल्यू डिलीवरी का असली मतलब। चैप्टर 7, मास्टरिंग बिजनेस फाइनेंस। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शायद तुम बोलोगे सेल्स, कोई कहेगा प्रॉफिट, कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट, और कुछ लोग तो सीधा कह देंगे जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा बिजनेस। लेकिन अगर सिर्फ ज्यादा सेल्स करने से बिजनेस सफल हो जाता तो दुनिया की हजारों करोड़ों की कंपनियां दिवालिया क्यों हो गई? अगर रेवेन्यू ही सक्सेस होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक्रप्सी क्यों फाइल करती हैं? यहीं पर लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को झकझोर देती है। वो कहते हैं, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज रियलिटी।
मतलब तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा दिखता है इससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है कि महीने के आखिर में तुम्हारे पास कैश बचा भी है या नहीं। अब इसे एक कहानी से समझो। मान लो 2 दुकानदार हैं। पहले की दुकान हर महीने 10 लाख रुपए की सेल्स करती है, दूसरे की सिर्फ 3 लाख की। पहली नजर में तुम बोलोगे पहला दुकानदार ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन अगर पहले दुकानदार का खर्च 9,80,000 है और दूसरे का खर्च सिर्फ 1 लाख, तो आखिर में ज्यादा पैसा किसके पास बचा? दूसरे के पास। यही वजह है कि स्मार्ट बिजनेसमैन रेवेन्यू नहीं गिनता, प्रॉफिट गिनता है। अब लेखक कहते हैं बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है कैश खत्म हो जाना। क्योंकि प्रॉफिट पेपर पर हो सकता है, लेकिन सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सप्लायर्स, इन सबको पेपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, उन्हें कैश चाहिए। और जिस दिन कैश खत्म, उसी दिन बिजनेस की सांसें भी खत्म। यही कारण है कि कई कंपनीज प्रॉफिट में होने के बावजूद बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं बचता। अब सवाल आता है कैश फ्लो आखिर होता क्या है? बहुत आसान भाषा में, बिजनेस में जितना पैसा अंदर आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है, उन दोनों का फ्लो कैश फ्लो कहलाता है। अगर अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है तो बिजनेस हेल्दी है। अगर बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम, तो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। याद रखना, बिजनेस का दिल सेल्स नहीं, कैश फ्लो है। दिल धड़कना बंद तो पूरा शरीर खत्म। अब लेखक एक और बड़ी गलती बताते हैं। ज्यादातर लोग प्रॉफिट और कैश को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। मान लो तुमने किसी कस्टमर को 1 लाख का सामान बेच दिया, इनवॉइस बन गया, प्रॉफिट भी बुक हो गया, लेकिन कस्टमर बोले पेमेंट 90 दिन बाद दूंगा। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी कैश आया? नहीं, लेकिन बिल्स तो अभी भरने हैं। यही वजह है कि स्मार्ट बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, पेमेंट साइकिल भी देखता है। अब आते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज पे। लेखक कहते हैं हर बिजनेस ओनर को यह फर्क समझना चाहिए। एसेट वो चीज जो भविष्य में तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करे। लायबिलिटी वो चीज जो लगातार तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहे। बहुत लोग महंगी कार खरीदते हैं और सोचते हैं मैं रिच बन गया, लेकिन अगर वही कार हर महीने इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, EMI सब खा रही है, तो वो तुम्हें रिच नहीं बना रही, वो तुम्हारा कैश खा रही है। बिजनेस में भी यही होता है। हर खर्च इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कुछ खर्च सिर्फ ईगो होते हैं। महंगा ऑफिस, लग्जरी फर्नीचर, अननेसेसरी एम्प्लॉइज, एक्सपेंसिव गैजेट्स, अगर इनसे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो ये एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज हैं। अब लेखक कहते हैं हर एंटरप्रेन्योर को अपने नंबर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इमोशन बोल सकता है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं। तुम सोच सकते हो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर नंबर्स कुछ और कह रहे हैं तो सच वही है। इसीलिए हर महीने अपने बिजनेस के नंबर्स देखो। रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट कितना, एक्सपेंसेस कितने, कैश कितना बचा, कस्टमर एक्वायर करने में कितना खर्च हुआ, एक कस्टमर लाइफ टाइम में कितना पैसा छोड़कर जाएगा। जो एंटरप्रेन्योर अपने नंबर्स नहीं समझता, वो अंधेरे में गाड़ी चला रहा है। अब लेखक एक और पावरफुल बात बताते हैं। बिजनेस का गोल ज्यादा मेहनत करना नहीं है। बिजनेस का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना है। और फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे। सिर्फ तुम पैसे के लिए काम ना करो। यही कारण है कि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ऐसे सिस्टम्स, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं जो सालों तक इनकम जनरेट करते रहें। अब इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, बिजनेस में इमोशन से डिसीजन मत लो, नंबर से लो। अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा तो सिर्फ इसलिए मत चलाओ क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है। अगर कोई एक्सपेंस बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो उसे हटाओ। अगर कैश फ्लो खराब है तो पहले उसे ठीक करो। याद रखना, रेवेन्यू मेक्स यू लुक सक्सेसफुल, प्रॉफिट मेक्स यू सस्टेनेबल, कैश फ्लो कीप्स यू अलाइव। और
जो एंटरप्रेन्योर अपने फाइनेंस को समझ गया, वो सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं सीखता, वो वेल्थ बनाना सीख जाता है। क्योंकि आखिर में बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो सालों तक तुम्हारे लिए काम करता रहे। यही है फाइनेंस का असली मतलब। चैप्टर 8, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तुमने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी किताब पढ़ते हैं, एक जैसी सलाह सुनते हैं, एक जैसा मौका पाते हैं, फिर भी एक इंसान करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या फर्क सिर्फ पैसे का है? नहीं। क्या फर्क नॉलेज का है? वो भी नहीं। फर्क है साइकोलॉजी का। असल में बिजनेस का सबसे बड़ा मैदान मार्केट नहीं होता, तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी बिजनेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस चैप्टर में जो चीजें तुम सीखने वाले हो वो शायद पूरे बिजनेस की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्किल है। क्योंकि एक गलत डिसीजन तुम्हें करोड़ों का नुकसान करा सकता है और एक सही डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसीजंस। देखो, हर दिन तुम हजारों डिसीजन लेते हो। क्या खाना है, किससे बात करनी है, किस काम को पहले करना है, किस मौके को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। तुम्हें लगता है कि ये छोटे छोटे फैसले हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट है। जॉश कॉफमन कहते हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस उसके मालिक की डिसीजन क्वालिटी से आगे नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे फैसले अच्छे हैं तो बिजनेस भी अच्छा होगा। अगर फैसले खराब हैं तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, बिजनेस नीचे जाएगा। अब सवाल यह है कि अच्छे फैसले लिए कैसे जाएं? सबसे पहली बात, इमोशन में कभी डिसीजन मत लो। जब इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है या बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तब उसका दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम करता है। और बिजनेस में इमोशनल डिसीजंस लगभग हमेशा महंगे पड़ते हैं। मान लो किसी ने तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट पर बुरा कमेंट कर दिया। अगर तुम गुस्से में रिप्लाई कर दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम पहले शांत हुए, सोचा, फिर फैसला लिया, तो वही सिचुएशन तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। इसलिए अच्छे एंटरप्रेन्योर पहले रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। अब दूसरी चीज, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग इसलिए कुछ शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें 100% सही फैसला चाहिए। लेकिन बिजनेस में 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। तुम्हें अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना होता है, फिर उसे इंप्रूव करना होता है। यही सक्सेसफुल फाउंडर्स करते हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स। लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट से आती है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। सक्सेस डेली हैबिट से बनती है। अगर तुम रोज 1% बेटर हो रहे हो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। और अगर रोज 1% खराब हो रहे हो तो 1 साल बाद तुम्हारी हालत भी बदल जाएगी। बिजनेस भी हैबिट्स पर चलता है। डेली सेल्स चेक करना, कस्टमर्स को रिप्लाई देना, लर्निंग करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब हैबिट्स हैं। कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं टूटता। वो छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से धीरे धीरे खत्म होता है। इसीलिए जॉश कॉफमन कहते हैं, सिस्टम्स और हैबिट्स विल पावर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हर दिन तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ रहा है तो तुम्हारा सिस्टम गलत है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां सही काम ऑटोमेटिकली हो जाए। अब बात करते हैं मोटिवेशन। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं रहती। आज होगी, कल नहीं होगी। अगर तुम्हारा पूरा बिजनेस मोटिवेशन पर टिका है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रोफेशनल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो स्केड्यूल फॉलो करते हैं। मान लो जिम जाने का मन नहीं है। सक्सेसफुल इंसान क्या करेगा? फिर भी जाएगा। बिजनेस करने का मन नहीं है, फिर भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। जॉश कॉफमन बताते हैं, अगर तुम सिर्फ तब काम करते हो जब तुम्हारा मन करता है तो तुम कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं ला सकते। कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं,
आइडेंटिटी से आती है। अपने आप से ये मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, ये कहो मैं वो इंसान हूं जो हर दिन सीखता है। अपने आप से ये मत कहो मुझे बिजनेस करना है, ये कहो मैं वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। अब बात करते हैं फियर। डर हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। फेलियर का डर, रिजेक्ट होने का डर, लॉस का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, डर खत्म होने का इंतजार करते हैं। रियलिटी, डर कभी खत्म नहीं होता, बस तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहली बार कैमरा ऑन करने में डर लगेगा, पहली सेल लेने में डर लगेगा, पहले क्लाइंट से बात करने में डर लगेगा, लेकिन जितनी बार तुम एक्शन लोगे उतना डर छोटा होता जाएगा। फियर का इलाज थिंकिंग नहीं, एक्शन है। और अब आते हैं इस पूरे चैप्टर की सबसे डेंजरस चीज पर, कॉग्निटिव बायसेस। ये वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हारा दिमाग बिना बताए इस्तेमाल करता है, और कई बार यही तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला, कंफर्मेशन बायस, मतलब तुम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हो जो तुम्हारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है तो तुम सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ोगे, नेगेटिव फीडबैक इग्नोर कर दोगे, और यही बिजनेस को खत्म कर देता है। दूसरा, लॉस अवर्जन। इंसान प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस से बचना चाहता है। इसीलिए लोग खराब बिजनेस को भी छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना पैसा लगा दिया अब कैसे छोड़ दूं। जबकि कई बार गलत चीज छोड़ देना सबसे सही फैसला होता है। तीसरा, अवेलेबिलिटी बायस। जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है हमें वही सबसे बड़ी रियलिटी लगने लगती है। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर हमें लगता है कि सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, सिर्फ मैं पीछे हूं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। चौथा, संक कॉस्ट फैलेसी। सिर्फ इसलिए किसी चीज में समय या पैसा लगाते रहना क्योंकि पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो। यह सबसे डेंजरस ट्रैप है। सक्सेसफुल लोग पास्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर रास्ता गलत है तो वापस मुड़ जाते हैं, ईगो की वजह से नहीं चलते रहते, और यही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? बिजनेस बाहर नहीं, पहले अंदर जीतना पड़ता है। अगर तुम अपने इमोशंस, हैबिट्स, फियर, बायसेस और डिसीजंस को समझ गए तो मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आखिर में बिजनेस नंबर्स का गेम नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। और जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी समझ जाता है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाता है। और यही स्किल हर महान एंटरप्रेन्योर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 9, द साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही तुम सोचते हो आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन रात होते होते तुम्हें एहसास होता है कि पूरा दिन तो बस फोन चलाने, छोटी मोटी चीजों में और बिजी दिखने में निकल गया? अगर हां तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के ज्यादातर लोग हार्डवर्क नहीं बल्कि फेक प्रोडक्टिविटी के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन जॉश कॉफमैन इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर तुम पूरे दिन 12 घंटे काम कर रहे हो लेकिन इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। और अगर कोई इंसान सिर्फ 3 घंटे सबसे जरूरी काम कर रहा है तो वो तुमसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। यही वजह है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आखिर प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क। आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? कोडिंग, मार्केटिंग, एआई? नहीं, सबसे रेयर स्किल है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लंबे समय तक फोकस करना। सोचो, तुम पढ़ने बैठे, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ गई, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर किसी फ्रेंड का कॉल, और फिर तुम सोचते हो आज पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। सच बताऊं,
मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा फोकस चोरी हो चुका है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा अपने साथ ले जाती है, और जब तक तुम वापस उसी काम पर आते हो तब तक तुम्हारा पूरा फ्लो टूट चुका होता है। जॉश कॉफमैन कहते हैं, सबसे वैल्यूएबल काम हमेशा डीप फोकस में होता है। कोई भी ग्रेट बिजनेस, कोई भी ग्रेट बुक, कोई भी ग्रेट प्रोडक्ट डिस्ट्रैक्शन के बीच नहीं बना। इसलिए अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है तो रोज कम से कम 60 से 90 मिनट ऐसा टाइम निकालो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। न फोन, न सोशल मीडिया, न नोटिफिकेशंस, सिर्फ फोकस। यहीं से रियल प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। अब बात करते हैं फोकस। लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग सीखो, लेकिन रियलिटी क्या है? मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती ही नीड्स। तुम्हारा ब्रेन एक साथ 2 कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ टास्क स्विचिंग करता है, और हर स्विचिंग एनर्जी खाती है। मान लो तुम बिजनेस प्लान बना रहे हो, बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर वापस बिजनेस प्लान, फिर ईमेल, फिर यूट्यूब। तुम्हें लगता है कि तुम 4 काम कर रहे हो। रियलिटी, तुम किसी भी काम में 100% नहीं हो। इसलिए सक्सेसफुल लोग एक समय पर सिर्फ एक काम करते हैं। जब सेल्स कर रहे होते हैं तो सिर्फ सेल्स, जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी, जब फैमिली के साथ होते हैं तो सिर्फ फैमिली। यही रियल फोकस है। अब एक सवाल, तुम्हारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? अगर तुम्हें खुद नहीं पता तो तुम पूरे दिन इंपॉर्टेंट काम कैसे करोगे? इसलिए हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर पाया तो वो कौन सा होना चाहिए? बस सबसे पहले वही करो, बाकी चीजें बाद में। यही हाई परफॉर्मर्स का तरीका है। अब बात करते हैं लेवरेज। अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान 10 गुना ज्यादा रिजल्ट ला रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसने लेवरेज समझ लिया। लेवरेज मतलब ऐसा काम जो एक बार करो और उसका फायदा बार बार मिलता रहे। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज एक क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो यह लीनियर ग्रोथ है। लेकिन अगर तुम ऐसा यूट्यूब चैनल बनाते हो जो हर दिन नए क्लाइंट्स लाए तो यह लेवरेज है। अगर तुम हर बार एक ही मैसेज टाइप करते हो तो मेहनत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम टेम्पलेट बना देते हो तो वही काम सेकंड्स में हो जाता है। अगर तुम सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हो तो इनकम लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम सिस्टम बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एसेट्स बना रहे हो, तो तुम्हारा लेवरेज बढ़ता जाएगा। जोश कॉफमैन कहते हैं, स्मार्ट बिजनेस हमेशा लेवरेज ढूंढता है, सिर्फ हार्डवर्क में ही। अब आते हैं सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। यह शायद पूरे चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन है। अगर तुम्हें रोज मोटिवेशन वीडियोस देखकर काम शुरू करना पड़ता है तो तुम्हारा सिस्टम कमजोर है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। मान लो तुम रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो। अगर तुम्हें हर सुबह खुद को पुश करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं, तुम्हारा सिस्टम है। लेकिन अगर रात को ही शूज निकाल कर रख दिए, वर्कआउट क्लोथ्स रेडी हैं, अलार्म फिक्स है, फोन दूसरे कमरे में है, तो एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। बिजनेस में भी यही रूल चलता है। सक्सेसफुल कंपनीज हीरो एम्प्लॉइज पर नहीं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स पर चलती हैं। मैकडॉनल्ड्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हर एम्प्लॉय जीनियस है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि एवरेज इंसान भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब सोचो, तुम्हारी अपनी लाइफ का सिस्टम कैसा है? क्या तुम्हारे पास डेली रूटीन है, वीकली प्लानिंग है, मंथली गोल्स हैं, या सब कुछ मूड के हिसाब से चलता है? अगर तुम्हारी लाइफ मूड पर चल रही है तो रिजल्ट्स भी मूड के हिसाब से आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ सिस्टम पर चल रही है तो रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होंगे। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत लोग टाइम मैनेज करना सीखते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेज करना नहीं। मान लो सुबह तुम्हारा ब्रेन फ्रेश है, लेकिन तुम उस टाइम ईमेल्स चेक कर रहे हो, और रात को जब ब्रेन थक चुका है तब इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो।
क्या यह स्मार्ट है? बिल्कुल नहीं। हाई परफॉर्मर्स अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम उस समय करते हैं जब उनकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए पहले यह पहचानो तुम मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन, फिर उसी हिसाब से डीप वर्क शेड्यूल करो। अब एक और गलती, परफेक्शनिज्म। बहुत लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। परफेक्ट लोगो, परफेक्ट वेबसाइट, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट बिजनेस प्लान, और इसी चक्कर में साल निकल जाते हैं। जोश कॉफमैन कहते हैं, डन परफेक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मार्केट आइडियाज को रिवॉर्ड नहीं करती, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। पहले लॉन्च करो, फिर इंप्रूव करो। यही हर सक्सेसफुल स्टार्टअप करता है। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। डीप वर्क, क्लियर फोकस, स्मार्ट लेवरेज, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, यही वो कॉम्बिनेशन है जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। याद रखो, सक्सेसफुल लोग इसलिए आगे नहीं निकलते क्योंकि उनके पास 30 घंटे होते हैं। उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर घंटे की कीमत समझते हैं। और जिस दिन तुमने अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। चैप्टर 10, वर्किंग विद पीपल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि बिजनेस सिर्फ एक अच्छा आइडिया, पैसा और मेहनत से बन जाता है? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो शायद तुम बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी एक इंसान ने शुरू जरूर की थी, लेकिन उसे बड़ा एक टीम ने बनाया। स्टीव जॉब्स अकेले एप्पल नहीं बना सकते थे। इलॉन मस्क अकेले स्पेसएक्स नहीं बना सकते थे। जेफ बेजोस अकेले अमेज़न नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि एक इंसान की अपनी लिमिट होती है, लेकिन एक सही टीम तुम्हारी लिमिट को कई गुना बढ़ा देती है। जॉश काफमैन कहते हैं, बिजनेस इज अल्टीमेटली अबाउट पीपल। अगर तुम लोगों को समझना सीख गए तो बिजनेस अपने आप आसान होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ काम करना नहीं जानते, तो चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन सब बिखर जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप। बहुत लोगों को लगता है कि लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा आदेश देता है, जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो सबसे ऊपर बैठा होता है। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। असल लीडर लोगों को कंट्रोल नहीं करता, वो लोगों को इंस्पायर करता है। सोचो, तुम 2 बॉस के साथ काम कर रहे हो। पहला बॉस हर छोटी गलती पर चिल्लाता है, हर वक्त डराता है, हर डिसीजन खुद लेना चाहता है। दूसरा बॉस तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तुम्हारी बात सुनता है, गलती होने पर सिखाता है। अब बताओ, तुम किसके लिए ज्यादा मेहनत करोगे? यही लीडरशिप है। लीडरशिप पावर का नहीं, ट्रस्ट का गेम है। अगर लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ तुमसे डरते हैं तो मौका मिलते ही तुम्हें छोड़ देंगे। याद रखना, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग खराब लीडर्स छोड़ते हैं। अब सवाल है, एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं? सबसे पहली चीज, एग्जाम्पल बनो। अगर तुम खुद लेट आते हो तो टीम से टाइम पर आने की उम्मीद मत करो। अगर तुम खुद सीखना बंद कर चुके हो तो टीम भी ग्रो नहीं करेगी। लीडर हमेशा पहले खुद बदलता है, फिर दूसरों से उम्मीद करता है। अब दूसरी चीज, माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। बहुत सारे नए बिजनेस ओनर्स हर छोटी चीज में दखल देते हैं। एम्प्लॉय ने ईमेल कैसे लिखा, उसने कॉल कैसे किया, उसने चेयर कैसे रेम, हर चीज में कंट्रोल। रिजल्ट, टीम धीरे धीरे सोचना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता है आखिर में डिसीजन तो बॉस ही लेगा। ग्रेट लीडर्स कंट्रोल कम करते हैं, ओनरशिप ज्यादा देते हैं। अब बात करते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में प्राइस बार्गेनिंग आती है, लेकिन रियलिटी नेगोशिएशन सिर्फ पैसों की नहीं होती। तुम सैलरी नेगोशिएट करते हो, क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करते हो, पार्टनर्स के साथ करते हो, फैमिली के साथ भी करते हो। हर दिन हर जगह नेगोशिएशन चल रही होती है।
अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग नेगोशिएशन को फाइट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला। लेकिन स्मार्ट नेगोशिएशन में दोनों जीतते हैं। इसे कहते हैं विन विन थिंकिंग। अगर क्लाइंट को वैल्यू मिली और तुम्हें प्रॉफिट मिला तो दोनों खुश। यही लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अब एक पावरफुल रूल, जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर कमजोर पोजीशन में होता है। नेगोशिएशन में सवाल पूछो, ध्यान से सुनो और साइलेंस से मत डरो। कई बार सबसे पावरफुल जवाब कुछ सेकंड की चुप्पी होती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। देखो, अगर तुम अपनी बात क्लियर नहीं रख सकते तो तुम्हारा नॉलेज किसी काम का नहीं। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और बहुत लोग एवरेज नॉलेज रखते हैं लेकिन इतनी क्लैरिटी से बोलते हैं कि लोग उन्हीं की बात मान लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाला वही समझे जो तुम कहना चाहते हो। जॉश कॉफमन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाना एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर तुम्हें खुद कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया है तो तुम उसे एक बच्चे को भी समझा सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद तुम्हें खुद भी वो चीज पूरी तरह समझ नहीं आई। अब एक और बड़ी गलती, लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। याद रखना, ग्रेट कम्युनिकेटर्स ग्रेट लिसनर्स भी होते हैं। जब कोई बोल रहा हो बीच में मत काटो, पहले समझो फिर जवाब दो, क्योंकि लोग एडवाइस कम अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहते हैं। अब आते हैं हायरिंग। ये शायद बिजनेस का सबसे एक्सपेंसिव डिसीजन होता है। गलत प्रोडक्ट सुधारा जा सकता है, गलत मार्केटिंग बदली जा सकती है, लेकिन गलत इंसान पूरी टीम का माहौल खराब कर सकता है। इसलिए हायरिंग करते समय सिर्फ स्किल मत देखो, एटीट्यूड भी देखो। स्किल सिखाई जा सकती है लेकिन कैरेक्टर बहुत मुश्किल से बदलता है। जॉश कॉफमन कहते हैं, ऐसे लोगों को हायर करो जो सीखना चाहते हो, जो प्रॉब्लम देखकर भागे नहीं बल्कि सॉल्यूशन ढूंढे। और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ काम मत करो जिन पर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट के बिना कोई भी टीम ज्यादा दिन नहीं चल सकती। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस आइडिया हो लेकिन टीम खराब हो तो क्या होगा? केओस, कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, मिस डेडलाइंस और आखिर में बिजनेस खत्म। लेकिन अगर टीम स्ट्रांग हो तो एवरेज आइडिया भी ग्रेट बिजनेस बन सकता है। अब इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी सीख क्या है? बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, पीपल से बनता है। लीडरशिप सिखाती है लोगों को साथ लेकर कैसे चलना है। नेगोशिएशन सिखाती है बिना लड़ाई के कैसे जीतना है। कम्युनिकेशन सिखाती है आइडियाज को इम्पैक्ट में कैसे बदलना है। हायरिंग सिखाती है किसके साथ सफर तय करना है। याद रखो, अगर तुम अकेले तेज चल सकते हो तो टीम के साथ बहुत दूर जा सकते हो। और आखिर में, दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की असली ताकत उनका प्रोडक्ट नहीं, उनके पीपल होते हैं। चैप्टर 11, बिल्डिंग पावरफुल बिजनेस सिस्टम्स। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो आज तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है। लेकिन एक दिन तुम बीमार पड़ जाते हो या किसी वजह से 1 महीने तक काम नहीं कर पाते। अब सोचो, क्या तुम्हारा बिजनेस फिर भी चलेगा? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो सुन लो, तुमने बिजनेस नहीं बनाया, तुमने अपने लिए सिर्फ एक जॉब बनाई है जिसमें एम्प्लॉय भी तुम हो और बॉस भी तुम ही हो। जोश कॉफमन कहते हैं, एक रियल बिजनेस वो होता है जो सिर्फ ओनर के भरोसे नहीं बल्कि सिस्टम्स के भरोसे चलता है। यही फर्क होता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान और बिजनेस ओनर में। सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है। बिजनेस ओनर ऐसा सिस्टम बनाता है जो प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सके। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। अब सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेशन। देखो, हर रोज ऐसे कितने काम होते हैं जो तुम बार बार रिपीट करते हो। सेम ईमेल भेजना, सेम क्वेश्चंस का आंसर देना, इनवॉइस बनाना, कस्टमर डेटा मैनेज करना, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना। अगर ये सब काम तुम खुद कर रहे हो
तो धीरे धीरे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। जोश कॉफमैन कहते हैं, जिस काम को मशीन कर सकती है उसे इंसान से मत करवाओ। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ एआई नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब है हर उस रेपिटेटिव काम को आसान बनाना जो बिना तुम्हारे दिमाग लगाए भी हो सकता है। मान लो हर कस्टमर एक ही क्वेश्चन पूछता है, डिलीवरी कितने दिन में होगी? अब तुम हर बार वही रिप्लाई टाइप कर रहे हो, या फिर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तैयार कर सकते हो। एक बार मेहनत और बार बार फायदा, यही ऑटोमेशन है। अब सोचो, अगर तुम्हारे बिजनेस में 100 छोटे छोटे टास्क्स हैं और तुम उनमें से 40 ऑटोमेट कर दो, तो तुम्हारे पास कितना टाइम बच जाएगा, और वही टाइम तुम ग्रोथ में लगा सकते हो। अब बात करते हैं स्केलिंग। बहुत लोग सोचते हैं सेल्स बढ़ गई मतलब बिजनेस स्केल हो गया। नहीं, स्केलिंग का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है। स्केलिंग का मतलब है बिना उतनी ही स्पीड से कॉस्ट बढ़ाए बिजनेस को ग्रो करना। मान लो आज तुम 10 कस्टमर्स हैंडल कर सकते हो, कल 100 कस्टमर्स आ जाएं तो क्या होगा? अगर तुम्हारा पूरा सिस्टम टूट जाए तो इसका मतलब है तुम स्केल करने के लिए तैयार नहीं थे। सक्सेसफुल कंपनीज पहले स्केल करने लायक सिस्टम बनाती हैं, फिर मार्केटिंग बढ़ाती हैं। क्योंकि अगर बकेट में पहले से होल है तो उसमें ज्यादा पानी डालने का कोई फायदा नहीं। पहले होल बंद करो, फिर पानी बढ़ाओ। बिजनेस में भी यही रूल चलता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये वर्ड सुनने में छोटा लगता है, लेकिन बिजनेस की आधी प्रॉब्लम्स यहीं छिपी होती हैं। कंस्ट्रेन मतलब वो एक चीज जो पूरे बिजनेस की स्पीड रोक रही है। मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केटिंग भी शानदार है, लेकिन डिलीवरी बहुत स्लो है, तो प्रॉब्लम मार्केटिंग नहीं है, कंस्ट्रेंट डिलीवरी है। या फिर कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं लेकिन पेमेंट सिस्टम खराब है, तो कंस्ट्रेंट पेमेंट है। जॉश कॉफमैन कहते हैं, हर बिजनेस में हमेशा एक मेन बॉटलनेक होता है। अगर तुम उसे पहचान कर सॉल्व कर दो तो पूरा बिजनेस फास्टर चलने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जहां प्रॉब्लम नहीं होती वहीं मेहनत करते रहते हैं। यही वजह है कि महीनों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने आप से पूछो, इस समय मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उसी पर काम करो, बाकी सब बाद में। अब आते हैं फीडबैक लूप्स। मान लो तुमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब 2 रास्ते हैं। पहला, तुम सोचो मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट है और किसी की फीडबैक मत सुनो। दूसरा, तुम कस्टमर से पूछो क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। अब बताओ कौन ज्यादा ग्रो करेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि मार्केट हमेशा सच बोलती है। अगर कस्टमर बार बार एक ही कंप्लेंट कर रहा है तो ईगो मत दिखाओ, फीडबैक को गिफ्ट की तरह ट्रीट करो। जॉश कॉफमैन कहते हैं, फीडबैक जितनी जल्दी मिलेगा इंप्रूवमेंट उतनी जल्दी होगी, और इंप्रूवमेंट जितनी जल्दी होगी बिजनेस उतनी जल्दी ग्रो करेगा। अब एक जरूरी बात, हर फीडबैक फॉलो मत करना, क्योंकि हर कस्टमर सही नहीं होता। लेकिन अगर 100 में से 70 लोग एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं तो समझ जाओ वहां कुछ बदलने की जरूरत है। ग्रेट बिजनेसेस गेस नहीं करते, मेजर करते हैं, लिसन करते हैं, इंप्रूव करते हैं, रिपीट करते हैं। यही फीडबैक लूप है। अब सोचो तुम एक एयरप्लेन उड़ा रहे हो। अगर पायलट हर 5 मिनट बाद डायरेक्शन चेक ही ना करे तो क्या होगा? प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा? शायद नहीं। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम रेगुलर फीडबैक नहीं लोगे तो धीरे धीरे सही रास्ते से भटक जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी सीख क्या है? बिजनेस को मेहनत से नहीं, सिस्टम से बड़ा बनाया जाता है। ऑटोमेशन तुम्हारा टाइम बचाता है, स्केलिंग तुम्हारी ग्रोथ बढ़ाती है, कंस्ट्रेंट्स तुम्हें असली प्रॉब्लम दिखाते हैं, फीडबैक लूप्स तुम्हें लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। याद रखो, अगर हर छोटी चीज तुम्हारे बिना रुक जाती है तो तुम्हारे पास बिजनेस नहीं, एक बिजी रूटीन है। लेकिन जिस दिन तुमने ऐसे सिस्टम्स बना लिए जो तुम्हारे बिना भी काम करें, उसी दिन तुम एक वर्कर से
सच में बिजनेस ओनर बन जाओगे। चैप्टर 12, द पर्सनल MBA माइंडसेट। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। मान लो तुमने इस पूरी किताब के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, वैल्यू क्रिएशन समझ लिया, मार्केटिंग समझ लिया, सेल्स, फाइनेंस, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, सिस्टम्स, सब कुछ सीख लिया। लेकिन अगर तुम्हारी सोच यानी तुम्हारा माइंडसेट वही पुराना रहा, तो क्या तुम सच में एक सफल बिजनेस बना पाओगे? जॉश कॉफमन का जवाब है नहीं। क्योंकि बिजनेस बाहर बनने से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर बनता है। अगर तुम्हारी सोच एम्प्लॉय वाली है तो करोड़ों का बिजनेस भी तुम्हें आजाद नहीं बना सकता। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ओनर वाली है तो छोटी शुरुआत भी एक दिन एम्पायर बन सकती है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए इस आखिरी चैप्टर में हम सीखेंगे द पर्सनल MBA माइंडसेट। सबसे पहली चीज, लाइफ टाइम लर्निंग। एक बात बताओ, क्या स्कूल खत्म होने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है? ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं, डिग्री मिली, जॉब मिली, बस अब सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। बिजनेस की दुनिया हर दिन बदल रही है। आज AI आया है, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी। आज एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कल वही स्ट्रैटेजी बेकार हो सकती है। अगर तुम अपडेट नहीं हो तो मार्केट तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जॉश कॉफमन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग नॉलेज कलेक्ट नहीं करते, नॉलेज अप्लाई करते हैं। हर बुक, हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर उनके लिए एक टीचर होता है। इसलिए अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो लर्निंग को हैबिट बनाओ, इवेंट नहीं। रोज थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा इंप्रूव करो। यही कंपाउंड होकर एक दिन तुम्हें बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाएगा। अब बात करते हैं थिंक लाइक ओनर। यह शायद पूरी किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। देखो, एम्प्लॉय सोचता है मुझे क्या करना है, ओनर सोचता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। एम्प्लॉय सिर्फ अपना काम देखता है, ओनर पूरा सिस्टम देखता है। एम्प्लॉय सैलरी का इंतजार करता है, ओनर वैल्यू क्रिएट करने का। यही फर्क है। अगर तुम कहीं जॉब भी कर रहे हो फिर भी ओनर की तरह सोचो, अपने बॉस की प्रॉब्लम समझो, कंपनी को ग्रो कराने के तरीके सोचो। क्यों? क्योंकि यही सोच तुम्हें फ्यूचर में अपना बिजनेस बनाने के लायक बनाएगी। ओनर हमेशा पूछता है मैं और वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। और याद रखो, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा रिवॉर्ड। अब बात करते हैं बिल्ड एसेट्स। यही वो कॉन्सेप्ट है जो गरीब और अमीर सोच के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर दोबारा कमाते हैं, फिर दोबारा खर्च करते हैं। यानी पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो सोते समय भी उनके लिए काम करें। एक अच्छी बुक, एक यूट्यूब चैनल, एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट, एक ब्रांड, एक लॉयल ऑडियंस, ये सब एसेट्स हैं। शुरुआत में इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बाद में यही एसेट्स तुम्हारे लिए लगातार वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। जॉश कॉफमन कहते हैं, अगर तुम सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हो तो तुम्हारी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर तुम एसेट्स बना रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। अब एक सवाल, तुम हर दिन अपना टाइम किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? कंजम्पशन में या एसेट क्रिएशन में? अगर पूरा दिन सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो तुम किसी और का एसेट बड़ा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम खुद क्रिएट कर रहे हो तो धीरे धीरे अपना फ्यूचर बना रहे हो। अब आते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एक वीडियो डालते ही मिलियन व्यूज, 1 महीने में करोड़पति, 3 महीने में सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। हर बड़ा बिजनेस सालों की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इनमें से कोई भी एक रात में नहीं बना। इन सब के पीछे सालों की लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, फेलियर और पेशेंस था। जॉश कॉफमैन कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस अक्सर लॉन्ग टर्म सक्सेस को बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम सिर्फ आज का प्रॉफिट देखोगे तो शायद कस्टमर खो दोगे, लेकिन अगर तुम कस्टमर का ट्रस्ट जीतोगे तो प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। हर डिसीजन लेने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह फैसला मुझे सिर्फ आज फायदा देगा या अगले 10 साल भी? अगर जवाब दूसरा है
तो वही सही डिसीजन है। अब इस किताब का सबसे बड़ा लेसन जिसे शायद तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बिजनेस वैल्यू क्रिएट करना है। बिजनेस ट्रस्ट बनाना है। बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाना है। बिजनेस लर्निंग कभी बंद ना करना है। और सबसे जरूरी, बिजनेस पहले खुद को बदलना है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद बेटर बन गए तुम्हारा बिजनेस भी बेटर हो जाएगा। और अब अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो वो लाइन होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू तुम दुनिया को दोगे उतनी ज्यादा वैल्यू दुनिया तुम्हें वापस देगी। यही द पर्सनल MBA की सबसे बड़ी सीख है। तो अगर तुम इस किताब से सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो वो ये होनी चाहिए, डिग्री तुम्हें मौका दे सकती है लेकिन स्किल्स तुम्हें आजादी देती हैं। नॉलेज तुम्हें शुरुआत करा सकती है लेकिन एक्शन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और याद रखो, दुनिया के सबसे सफल लोग किसी अलग ग्रह से नहीं आए। उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की जहां आज तुम खड़े हो। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया, उन्होंने वैल्यू क्रिएट करना कभी बंद नहीं किया, और उन्होंने अपने सपनों की जिम्मेदारी कभी किसी और पर नहीं डाली। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम बिजनेस कर सकते हो, सवाल ये है क्या तुम आज से उस इंसान की तरह सोचना शुरू करोगे जो बिजनेस बनाता है। अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम्हारा पर्सनल MBA आज से शुरू हो चुका है। याद रखो, स्किल्स तुम्हें नौकरी दिला सकती हैं लेकिन सही माइंडसेट तुम्हें अपनी दुनिया बनाने की ताकत देता है। यही इस किताब का अंत नहीं बल्कि तुम्हारी नई शुरू